Yes, friends, we are live now. Welcome, friends. Welcome to our YouTube channel Study Science. तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है हम देख रहे हैं सीटेड साइंस पेपर 2। और हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखेंगे, आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए किस टाइप का आपको इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका सीटेड साइंस के अंदर आने वाला इस टॉपिक के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखिए, निम्नलिखित में से जीवों और उनके श्वसन अंगों का कौन सा समुच्चय सही है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक साइड है आपके ऑर्गेनिज्म और दूसरा साइड है आपका यहाँ पर ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग जिसे हम कहते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन से जीव है वो वाले। तो ए बी सी डी अर्थवॉर्म, ए है, बी है कॉकरोच, सी है डॉल्फिन और डी है स्नेल्स। उसी तरह से उसके अपोजिट में आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका गिल्स, सेकंड है स्किन और थर्ड है ट्रैकियल सिस्टम और चौथा है लंग्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत बार इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ में आपको पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए ये सेशन तो आप इससे जुड़े हुए और अगर क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के अगर आते हैं तो वहाँ पर आप इसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस सेशन के लास्ट में देखेंगे कि क्या है। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आप यहाँ पर इसका सही आंसर देकर अपना 1 मार्क कंफर्म कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, हैबिटेट्स क्या होते हैं। हमने अपने प्राइमरी स्कूल की जो सो साइंस सेशन में भी हमने पढ़ा है, उसके बाद भी हमने इन्वायरमेंट में भी ईवीएस में भी हमने पढ़ा है। तो ये आपके साइंस के पेपर में और आपका अगर कोई ईवीएस का अगर कोई सेशन देख रहा है तो ईवीएस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ईवीएस वालों के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी। तो हैबिटेट क्या है, देखिए, हैबिटेट यानी कि कोई आवास, जिसे हम आवास कहते हैं या फिर रहने की जगह। आसान भाषा में हम उसे रहने की जगह समझ सकते हैं। यानी कि जिस टाइप का एनिमल्स रहेंगे, जिस टाइप के प्लांट्स रहेंगे, तो वो उस टाइप के एरिया में, उस रीजन के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर वहाँ पर रहेंगे, उसे हम कहेंगे हैबिटेट। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव। आवास वो स्थान है जहाँ जीव रहते हैं। यानी कि अगर कोई पानी के जानवर है, पानी के एनिमल्स है, या फिर प्लांट्स है, पौधे हैं जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, तो वो कहलाएगा आपका एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वो पानी में रहने वाले। कोई माउंटेन रीजन में रहता है, कोई पहाड़ी एरियो में रहता है, कोई ग्रास लैंड यानी कि हरी भरी घास फूस में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई डेजर्ट एरिया में यानी कि रेगिस्तान में रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग उनके हैबिटेट कहलाएंगे। कोई सिटी के अंदर रहता है, कोई फार्म में यानी कि उसके खेत में वगैरह रहता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स है। तो आज हम इसी के ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वही हम आज इस सेशन में देखेंगे। देखिए, अगर इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे हैबिटेट का, तो 2 मेन इसके ग्रुप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है आपका टेरिस्टेरियल और दूसरा है आपका एक्वेटिक। तो दोस्तों, अगर टेरिस्टेरियल की अगर हम बात करेंगे तो टेरिस्टेरियल यानी कि रिलेटेड टू लैंड। एक आसान सा एक इतना ही कंसेप्ट है कि जो आपके लैंड से यानी कि जो आपके ज़मीन से जुड़ा हुआ जो होता है उसे हम कहेंगे टेरिस्टेरियल। अब ज़मीन से जुड़े हुए कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, जंगल है, तो जंगल कहाँ पर है, ज़मीन पर ही है। ग्रास लैंड जो घास फूस का एरिया है, तो वो भी आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है। डेज़र्ट, रेगिस्तान, ये भी आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे कोस्टल एरिया, कोस्टल यानी कि जो समुद्र का जो किनारा होता है, समंदर का जो किनारा होता है, उसे हम कह रहेंगे कोस्टल एरिया। या फिर माउंटेन रीजन, जैसे कि पहाड़ी हो गई या फिर कोई बर्फीले माउंटेन्स हो गए, तो उस टाइप के एरिया को हम कहेंगे माउंटेन रीजन। तो ये सारा की सारा आपका आएगा
टेरिस्टेरियल रीजन में। उसके बाद एक्वेटिक की अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक आता है रिलेटेड टू वाटर, यानी कि जो आपका पानी से रिलेटेड है। एक्वा यानी कि पानी, और एक्वेटिक यानी कि जो रिलेटेड है पानी से, यानी कि जो ऐसे जानवर या फिर ऐसे प्लांट्स, पौधे जो है सो आपके पानी के अंदर रहते हैं, उसे हम उनका हैबिटेट कहते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट और टेरिस्टेरियल हैबिटेट दो टाइप के हैं। जैसे कि एक्वेटिक का अगर एग्जांपल देखेंगे तो आप लेक्स यानी कि तालाब हो गए, आपके रिवर्स नदियां हो गए, और ओशियंस यानी कि समंदर हो गए। फिर अगर आगे बढ़ेंगे हम तो देखिए कंपोनेंट्स जो होते हैं, घटक जो होते हैं, जैविक घटक जिसे हम कहते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे कंपोनेंट्स जिसके अंदर जीव होती है, जिसके अंदर जान होती है। जैसे कि आपके एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, या फिर पौधे हो गए आपके, तो ये सभी क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। इनके अंदर लाइफ है, ये बढ़ेंगे, घटेंगे, इनके अंदर ग्रोथ होगी, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, ये आपका बायोटिक कहलाएंगी। और अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक सॉइल। अब जैसे कि मिट्टी है, नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर जान नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है, जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मिट्टी है तो मिट्टी जैसी है वैसे ही रहेगी। या फिर आपके वाटर हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया, हवा, तो ये सारी जो चीज़ें आएंगी ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। अब सम टेरिस्टेरियल हैबिटेट, अब देखिए हमने हैबिटेट की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हैबिटेट दो तरह के होते हैं। हमने कहा अभी कि एक होता है आपका टेरिस्टेरियल और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक। तो टेरिस्टेरियल हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो मेनली इसे हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान का एरिया जो होता है, जहाँ पर रेत होती है, ज़्यादा धूप होती है और पानी बहुत कम पाया जाता है, तो रेगिस्तानी एरिया जो होता है वो डेजर्ट कहलाता है। उसके बाद है माउंटेन यानी कि जैसा आप हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह इस साइड में चले जाएंगे तो जो पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे आपको, या फिर बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें नज़र आएगी, तो माउंटेन रीजन्स वो वाला होता है। या और तीसरा होता है आपका ग्रासलैंड, जो जहाँ पर घास फूस है, जंगल है, जहाँ पर हर टाइप के आपको एनिमल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो है आपका ग्रासलैंड। तो देखेंगे हम इनको तीनों को भी हम डिटेल में क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जो एरिया होता है, हैबिटेट होता है। ऑर्गेनिज्म नीड एडॉप्टेशन टू कोप विथ इश्यूज सच एज हीट एंड वाटर स्कैरसिटी, यानी कि देखिए रेगिस्तान की जब अगर हम बात करेंगे तो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है। तो पानी से निपटने के लिए भी बहुत सारे वहाँ पे चैलेंजेस, वहाँ पर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो या प्लांट्स हो, उन सभी के सामने जो सो ये चैलेंजेस पानी के स्पेशली आते हैं। गर्मी और पानी की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जीवों को अनुकूलन की आवश्यकता होती है, यानी कि अडाप्टेशन जिसे हम कहते हैं। कोई चीज़ को अडाप्ट करना ज़रूरी होता है वहाँ पर उसकी सिचुएशन के हिसाब से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रहते हैं इंडिया के सेंट्रल में, यानी कि इंडिया का सेंट्रल का जो इन्वायरमेंट है, जो हवामान है, जो वातावरण है वहाँ का, तो वहाँ का थोड़ा गर्म है। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर कश्मीर साइड चले जाएंगे या हिमाचल प्रदेश साइड चले जाएंगे तो उधर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा आपको ठंडा मिलेगा। तो यहाँ के अडॉप्टेशन से, यहाँ की जो आपकी लाइफ साइकिल है, यहाँ पर जिस तरह से आप रहते हैं, वहाँ पर आपको जाकर वो एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप बीमार पड़ सकते हैं, या फिर आपको जो प्रोटेक्शन वहाँ पर जो उसके जॉकेट्स है, जो आपके अलग टाइप के जो शूज़ होते हैं, वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अडॉप्ट करना पड़ता है। या फिर आप अगर पानी की मछली का अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लेंगे तो एक पानी में जो रहने वाली मछली है, अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो बाहर का इन्वायरमेंट जो उसके लिए जो रहेगा वो सूटेबल नहीं रहेगा, वो अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो आपको मौसम के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ठंडी का मौसम है तो हमें उसके लिए हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि जो स्वेटर्स होते हैं, जो जैकेट्स होते हैं, वो हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से अब डेज़र्ट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे गर्म एरिया है, पानी की कमी है,
तो वहाँ पर जो एनिमल्स जो रहते हैं, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स है, तो उनके लिए ये हैबिटेट कैसा होता है, वो किस तरह से इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए कैमल्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कैमल एक डेज़र्ट एनिमल है दोस्तों। इसी तरह से आपके जो स्नेक्स होते हैं डेज़र्ट में, या फिर रैट्स होते हैं, चूहे जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग टाइप के चूहे होते हैं, जो कोई डेज़र्ट में रहता है और कोई आपके ग्रासलैंड वगैरह में रहता है। तो कैमल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके लॉन्ग लेग्स, इनके जो पैर होते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग होते हैं, यानी कि इनके जो पैर जो होते हैं ये लंबे होते हैं पैर। कीप्स द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, यानी कि जो रेत है, जो रेगिस्तान में जो रेत रहती है, उससे इनकी बॉडी को ज़्यादा गर्मी ना हो, इसके लिए उनके पैरों की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, ताकि इनकी बॉडी रेत से, वो जो गर्म रेत है, हॉट सैंड जो है, उससे इनकी बॉडी सेफ़ रहे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि अब जो कैमल होते हैं, ये एक तो उनको पानी की कमी होती है, इसलिए वो यूरिन जो एक्सक्रीट करते हैं उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ड्यूरिंग इज ड्राई, डंग इज़ ड्राई, यानी कि जो उनका जो गोबर होता है, डंग जिसे हम कहते हैं, डंग इज़ ड्राई, तो गोबर जो होता है वो गोबर भी उनका बहुत सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वीट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कैमल के अंदर होती है दोस्तों, यानी कि उनके जो पैर होते हैं वो पैर उनके लंबे होते हैं, या फिर उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर आपको बड़े बड़े बाल नज़र आएंगे, वो हीट से उसको, उनकी स्किन को सेफ रखने के लिए। या फिर उनके अगर आप पैरों की बात करेंगे तो हूफ जिसे हम कहते हैं, तो वो भी दो दो अलग अलग उंगलियों की तरह हूफ्स होते हैं उनके, ताकि वो रेत के अंदर आसानी से चल सके। उसके बाद हम जो सो उनके अगर नॉस्ट्रिल की बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी नॉस्ट्रिल्स जो नाक जो होती है उनकी नथी जो होती है, तो वो जो है सो बहुत ही पतले और बंद होते हैं, ताकि अगर हवा वगैरह चलती है तो बारीक जो रेत होती है वो उनके नाक के ज़रिए से उनकी बॉडी में इंटर ना हो, इसके लिए। फिर वो एक्सक्रीट कम करते हैं यूरिन। डंग जो होता है उनका वो ड्राई होता है और वो पसीना उनको नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों रैट्स की, चूहों की, तो देखिए चूहे जो होते हैं, या फिर स्नैक्स जिसकी हम बात करते हैं, सांप वगैरह और चूहे, तो स्टे इन सैंड इनसाइड द डीप बरो, यानी कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन अब ऊपर जो गर्म रेगिस्तानी एरिया में जो ज़मीन ऊपर जब गर्म रहेगी, तो वो क्या करेंगे, बरो करेंगे, यानी कि एक बारीक होल टाइप में, जिसे बिल कहते हैं हम, गहरे बिल करेंगे इस टाइप में। इस आप इमेज में देख सकते हैं कि ये ज़मीन है, ये ऊपर का एरिया आपको गर्म नज़र आएगा, तो यहाँ से ये गहरे ऐसा इस तरह से बिल करेंगे, और इस बिल में जाकर दिन में सेफ हो जाएंगे। और जैसे ही नाइट होगी, रात होगी, तो वहाँ पर ऊपर का एरिया जब तापमान ठंडा हो जाता है, तब ये बाहर निकलेंगे, अपना शिकार करेंगे। उनके लिए खाने का जो भी वो कर सकते हैं शिकार, वो शिकार करेंगे, और फिर जैसे ही सुबह जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस से अपने बिलों में जाकर वो छुप जाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्लांट्स जो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में जो प्लांट पाए जाते हैं, लीव्स आर आइदर एब्सेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस और वेरी स्मॉल। अब अगर हम प्लांट्स की, पौधों की बात करते हैं, तो या तो उनके अंदर आपको पत्तों पे, अगर ये इमेज में आप देख रहे हैं कि ये वाला एक प्लांट है, ये अलग प्लांट है, तो यहाँ पर आपको प्लांट्स के अंदर लीव्स बहुत कम नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो सो उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता। तो पानी जो लीव्स होता है दोस्तों, जो पत्ते होते हैं उनके, या तो आपको पत्ते एब्सेंट नज़र आएंगे, या फिर अगर किसी प्लांट में आपको अगर पत्ते दिखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पत्ते नज़र आएंगे, और या फिर उन पत्तों की जगह आपको स्पाइंस यानी कि कांटे नज़र आएंगे। बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली डू नॉट हैव लीव्स, दे डू फोटोसिंथेसिस बाय देयर स्टेम, एग्जाम्पल कैक्टस एंड एट्सेट्रा। यानी कि देखिए, पानी की कमी के कारण रेगिस्तानी पौधों में आमतौर पर पत्तियां नहीं होती, ये अपने तनों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये लीफ के द्वारा होता है, पत्तों के द्वारा होता है। लेकिन रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पत्ते एब्सेंट होते हैं, तो उनकी जो स्टीम होती है, जो तना होता है, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो होता है। तो ये एक प्लांट की खास बात है, जैसे कि कैक्टस वगैरह आप अगर देखेंगे।
द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज़, यानी कि ऊतकों में पानी बनाए रखने के लिए तना एक मोटी मोमी परत यानी कि वैक्सी लेयर से भी ढका होता है। और अगर इसकी जड़ों की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए इसकी जो जड़ें आपको नज़र आएंगी, तो ये जो जड़ें होती है ये बहुत ज़्यादा डीप अंदर तक इनके रूट्स होते हैं। ये जो जड़ें होती है तो ये इस तरह से अंदर तक आपको नज़र आएंगी दोस्तों, क्योंकि पानी की वहाँ पर कमी होती है रेगिस्तान में, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी रूट्स को, अपनी जो जड़ों को है वो नीचे तक लेकर जाते हैं ताकि ये पानी एब्जॉर्ब कर सके और अपनी लाइफ को जो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इनकी रूट्स की ये ख़ास बात होती है कि जो जड़ें होती है ये बहुत ज़्यादा डीप होती है। देखिए रूट्स आर यूजुअली वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स जो सो बहुत ज़्यादा डीप होती है। अब अगर माउंटेन रीजन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो माउंटेन रीजन के देखिए, द ट्रीज आर कोन शेप्ड विथ स्लोप लाइक ब्रांचेस, ऑल्सो नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम ईजीली। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो माउंटेन रीजन है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, या फिर अभी हमने जो बात की थी जैसा कि ठंडे जो हिमाचल के वगैरह एरिया होते हैं, वहाँ पर आप अगर प्लांट्स को देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर प्लांट्स कैसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं प्लांट्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है प्लांट्स इस तरह से कोन शेप नज़र आ रही है आपको। तो ये क्यों होते हैं कोन शेप्ड, कि अगर वहाँ पर बारिश होती है, अगर वहाँ पर बारिश होती है या बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ अगर जमेगी और ये अगर कोन शेप ना होकर अगर प्लांट के अगर इस तरह से होता है, ये प्लांट के पत्ते अगर इस तरह से होते तो बर्फ़ उन पर जम जाती, और बर्फ़ जमने के बाद जब बर्फ़ पिघलती तो वो पत्तों के ऊपर वो पानी उनका ठहरा होता, जिसकी वजह से पत्ते ख़राब हो जाते, लीव्स वेस्ट होते उनके। तो कोन शेप्ड इनके जो प्लांट्स होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, और जो लीफ होते हैं इनके जो पत्तियाँ होती है वो नीडल लाइक पत्तियाँ होती है इस टाइप में। तो नीडल लाइक पत्तियाँ होती हैं इनकी, और जब बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, जब बर्फ़ गिरती है, तो इनके ऊपर से आसानी से वो नीचे ढल जाती है। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो पाइन एंड फर प्लांट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये फर प्लांट्स है दोस्तों। तो फर प्लांट्स में भी आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, तकरीबन इसमें बहुत सारी इसकी प्रजाति, इसकी जात, आप क्या कहेंगे आप इसके अलग अलग जात के इसमें जो सो आपको प्लांट्स मिलते हैं फर प्लांट्स में भी। तो पाइन एंड फर प्लांट्स आर प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन रीजन, यानी कि इसके एग्जाम्पल है। अब एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, माउंटेन रीजन में रहने वाले एनिमल्स की, तो ये देखिए ये है आपका स्नो गोट या फिर स्नो लिपर्ड। ये स्नो गोट है और ये है आपका स्नो लिपर्ड। तो एनिमल्स हैव थिक फर विथ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, एग्जांपल स्नो लिपर्ड। यानी कि जो जानवर होते हैं जैसे कि स्नो लिपर्ड की अगर हम बात करेंगे तो उनके फर जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं। उनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, जैसे कि स्नो लिपर्ड है या फिर ये आप जो स्नो गोट यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन द रॉकी स्लोप। और जो गोट यहाँ पर नज़र आ रही है, जो बकरियाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो ये बकरी के जो हूफ्स होते हैं, हूफ्स यानी कि उनके जो पैरों का जो नीचे का जो हिस्सा होता है दोस्तों, उसे हूफ्स कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूफ्स, उनके जो हूफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो माउंटेन के ऊपर, अगर स्लोपी रीजन, अगर ये माउंटेन है दोस्तों और इस तरह से अगर स्लोप है वहाँ पर, इस तरह से अगर स्लोप है, तो उस स्लोपी एरिया में भी ये वहाँ पर आसानी से वहाँ पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं वहाँ पर स्लोपी एरिया में भी। तो ये उनके लिए एक हेल्पफुल साबित होता है। इसी तरह ग्रासलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ग्रासलैंड के देखिए वहाँ पर ग्रासलैंड के हैबिटेट्स की अगर हम बात करते हैं तो लायन का हम अगर एग्जांपल लेंगे, लायन लॉन्ग क्लॉज टू कैच प्रे, इट्स लाइट ब्राउन कलर हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। तो लायन का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है और ज़्यादातर वो सूखी झाड़ियों में, सूखे ग्रासलैंड में वो पाया जाता है। क्यों सूखे एरिया में रहता है वो ज़्यादातर, ताकि जो सूखी घास होती है आपकी, तो सूखी ग्रास जो होती है, ड्राई ग्रास, तो वहाँ पर वो ब्राउन कलर की होती है और आपके जो लायन का कलर है वो भी
ब्राउन होता है, तो वो आसानी से अपने आप को वहाँ पर छुपा सकता है, हाइड कर सकता है। क्यों? ताकि उसके जो शिकार है, वो जिसको शिकार कर रहा है, जैसे कि डियर है, हरन है, जब उसको शिकार करता है तो वो अपने आप को पहले उस जगह पर छुपा लेता है, और जैसे ही उसका कोई शिकार उसके नज़दीक आता है तब जाकर वो अपने लॉन्ग क्लॉज से, यानी कि जो उसके पंजे होते हैं, जो लंबे पंजे जो होते हैं, उसके ज़रिए से वो उसके ऊपर झपट लेता है। फ्रंट आइज़ हेल्प्स देम इन डिटेक्टिंग प्रे, और उसकी जो आँखें होती हैं फ्रंट में होती है। अगर आप डियर की आँखें, अगर हिरन की आँखें आप अगर देखेंगे तो उनकी साइड में रहेगी, ताकि वो साइड का भी देख सके, लेकिन शेर की, अगर आप लायन की आँखें अगर देखेंगे दोस्तों, तो वो फ्रंट में होती है। इसी तरह से डीर की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चेविंग हार्ड प्लांट स्टेम। अब डीर जो होते हैं, तो डीर क्या करते हैं, हिरन क्या करते हैं, ये आपके मजबूत दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो प्लांट्स के स्टीम खाते हैं चबाकर, हार्ड स्टीम, तो उसके लिए इनके दांत भी जो सो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। लॉन्ग ईयर्स, इनके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं। टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स, यानी कि जो शिकारी होते हैं, जैसे कि लायन है, शिकारी लायन जब इनके तरफ चलकर आता है या इनके तरफ छुपकर दौड़कर आता है, तो इनके जो कान होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो ये आसानी से उनकी मूवमेंट को वहाँ पर कैच कर लेते हैं। दे हैव आइज़ ऑन द साइड ऑफ देयर हेड टू वॉच इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। अब इनकी जो आँखें होती हैं दोस्तों, इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि इनकी आँखें साइड में होती है, ताकि ये इनके तरफ आने वाले कोई भी डेंजर, कोई भी ख़तरे को जो सो आसानी से ये देख सकते हैं और देखकर अपने आप को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में। ये था हमारा टेरिस्टेरियल, हमने जो देखा था दोस्तों, ये था हमारा टेरिस्टेरियल। और एक्वेटिक अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, एक्वेटिक हैबिटेट की, तो देखिए ओशियन जो है हमारा, समंदर जो है, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के आपके एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, फिशेस हो गए, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गई, या फिर आपके अलग अलग जो भी फिशेस होते हैं, तो आपके टॉर्टाइज होते हैं, बड़े बड़े टॉर्टाइज होते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट होता है, उनका जो आवास होता है वो अलग अलग जगह पर। जैसे कि आप अगर ऑक्टोपस की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्टोपस समुद्र के निचले हिस्से में मिलेगा आपको। और अगर आप मछलियों की बात करते हैं, फ़िशेज़ की, तो कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती है जो आपको ऊपर मिलेगी, कुछ फ़िशेज़ नीचे मिलेगी। तो देखिए, सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ टू फ्लो ईजीली। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी किसे कहेंगे दोस्तों? स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि ये जो आपको फ़िश की जो बॉडी नज़र आ रही है, ये आपके स्ट्रीमलाइन बॉडी है, यानी कि इस टाइप की इसकी जो बॉडी रहेगी, ये इस टाइप की बॉडी रहेगी, सामने से इस तरह से और पीछे से इस तरह से, और बीच में से जो रहेगी ये थोड़ा विड्थ ज़्यादा रहेगी, यानी कि पीछे से नोकदार और सामने से भी उसी तरह से रहेगी, और इस तरह से उसके फेंस। तो इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं समंदर के अंदर, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके। एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, अब अगर ऑक्टोपस की बात करेंगे, विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज स्टे डीपर इन दी ओशियन। अब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती। आप अगर ऑक्टोपस को यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये जो बॉडी है इनकी स्ट्रीमलाइन नहीं है। जिस तरह से आपकी फ़िश की बॉडी है स्ट्रीमलाइन, उस तरह से यहाँ पर ऑक्टोपस की नहीं है। तो ये ऑक्टोपस कहाँ होता है? ये आपके डीपर इन दी ओशियन, यानी कि समंदर के जो डीप में, एकदम गहराई में ये पाया जाता है। एनिमल्स यूजुअली हैव गिल्स टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दी वाटर। अब अगर यहाँ पर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे एनिमल्स समुद्र में रहने वाले ऐसे होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, और गिल्स से क्या करते हैं, वो अपना रेस्पिरेशन यानी कि अपना ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो भी है। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वो वहाँ से अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं, जिसके अंदर फिशेस आती है, बहुत सारी फिशेस हमारी। इसी तरह से आप अगर व्हेल और डॉल्फिन की बात करते हैं, तो इनका प्रोसेस अलग होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके अंदर लंग्स होते हैं, लेकिन ये आपके गिल्स की थ्रू जो है सो सांस नहीं लेते। ये इनको ब्लो होल्स या फिर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो कि अपनी ऊपर सतह के ऊपर समंदर के सतह के ऊपर आते हैं और वहाँ पर जो सो सांस लेकर फिर वापस अंदर जाते हैं। देखिए, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स,
डॉल्फिन और वेल्स जो होते हैं, मैंने अभी कहा था कि ब्लो होल्स या फिर नॉस्ट्रिल जिसे हम कहेंगे दोस्तों, वो है ये वाला पार्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जिसे ब्लो होल्स कहते हैं या फिर नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जब भी व्हेल मछली को या फिर डॉल्फिन को जब भी सांस लेनी होती है तो वो पानी की ऊपर की सतह पर आएंगे और वहाँ पर सांस लेंगे और फिर वापस नीचे जाएंगे। डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। तो ये अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर ब्लो होल्स के थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं या फिर सांस लेते हैं। इनके अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस टू ब्रीथ इन एयर। अब इसी तरह से पॉन्ड्स और लेक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इन पॉन्ड्स एंड लेक्स रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर टू होल्ड द प्लांट। यानी कि जो आपके प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, अगर हम पौधों के एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो पौधे जो होते हैं ये इस तरह से जो सो पानी के, इस इमेज में आप देख रहे होंगे, ये पानी के एकदम नीचे जो सॉइल है, मिट्टी जो है पानी के अंदर जो गहराई में, उन मिट्टी को इनकी जो जड़ें होती है वो पकड़ लेती है, फिक्स कर लेती है वहाँ पर। और इनकी जो स्टीम होती है इस तरह से पतली स्टीम होती है यहाँ पर। देखिए स्टीम्स आर लॉन्ग, यानी कि लंबी होती है उनकी स्टीम। हॉलो होती है, यानी कि कोई अंदर से कुछ ये नहीं, खोखली जिसे हम कहेंगे, हॉलो स्टीम होती है इनकी। जो तना होता है वो खोखला होता है। एंड लाइट टू ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और बहुत ही लाइट होती है और ये ऊपर तक यानी कि पानी की सतह तक जाती है। लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्ते कहाँ पर है, ये पानी की सतह पर तैरते हैं। देखिए इनकी जड़ें जो है ये मिट्टी के अंदर फिक्स है। फिर स्टीम जो है, इनका जो तना है बारीक है, पतला है और लंबा है, और हॉलो है यानी कि खोखला है, जो कि पानी के मोमेंट के साथ इधर उधर मोमेंट करता है या फिर फ्लो करता है। और जो इनके पत्ते और फूल जो होते हैं ये पानी की सतह के ऊपर जो सो तैरते हैं। तो ये प्लांट्स भी जो सो क्या करेंगे, जब ब्रीथिंग करेंगे या फिर इनके अंदर भी जो प्रोसेस होगा वो जो है सो टीनी पोर्स के ज़रिए से होगा, वो भी हम देखेंगे आगे। अब सबमर्ज प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, सबमर्ज प्लांट्स यानी कि जो टोटली पानी के अंदर आपको जो सो मिलेंगे दोस्तों। सबमर्ज प्लांट भी अलग अलग होते हैं, एमर्जेंट प्लांट्स है, उसमें सबमर्ज प्लांट्स है। तो सबमर्ज प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबमर्ज प्लांट्स है और नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स विच कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये जैसे कि रिबन जो होते हैं, जो लड़कियां अपने बालों को वगैरह बांधते हैं, तो उस तरह से रिबन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और विच कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर अपने आप को बेंड करते हैं। और इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं, मेंढक की, तो फ्रॉग हैव वेब्ड फीट विच हेल्प्स देम स्विम इन द वाटर। तो इनके जो फ्रॉग्स के जो पैर होते हैं ये जो होते हैं इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होते हैं ये, इनके जो पैर होते हैं वेब्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से स्विम करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कि फ्रॉग्स के जो पैर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वेब्ड होते हैं या फिर फैलेंजेस टाइप के या फिर टार्सल्स टाइप्स के, किस टाइप के होते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवों के लक्षण क्या है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे नीड फूड फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवों के क्या कहेंगे आप, जीवित जो चीज़ें हैं या फिर जीवित ऑर्गेनिज्म जो है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उनको खाने की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए या फिर मिनरल्स के लिए। तो दे नीड फूड फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स, डू रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रिएशन भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बायोटिक हम जिसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन करते हैं, ये एक्सक्रिएशन करते हैं। रेस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंट, अब वो जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसी कोई और क्या कहेंगे उसको, कॉपी या फिर अपने जैसी कोई और चीज़ को ये पैदा करते हैं।
ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते भी है कम भी होते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस या ग्रो एंड शो मोमेंट, और अपनी मोमेंट भी दिखाते हैं। तो देखते हैं इनके क्या है। जैसे कि अगर हम फूड की बात करेंगे तो गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो एंड सस्टेन लाइफ प्रोसेस, यानी कि कोई जो भी ऑर्गेनिज्म है जब वो कोई फूड लेता है तो उसकी वजह से उसे एनर्जी मिलती है ताकि वो अपनी लाइफ को वहाँ पर सस्टेन कर सके। जीवों को बढ़ने और जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। उसके बाद विकास, ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जैसे कि विकास के विभिन्न चरण होते हैं। उदाहरण के लिए नवजात मानव शिशु से वयस्क तक का, यानी कि कोई पहले बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर थोड़ा एडोलेसेंस स्टेज में जाएगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर एडल्ट के बाद वो एजेड होगा या फिर ओल्ड मैन बन जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी की सारी ग्रोथ हो रही है उसकी, ये ग्रोथ ही है ना उसकी। इसी तरह से अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है हम उसे ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना और सांस को छोड़ना, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, आपका क्वेश्चन इसी के ऊपर है। देखिए अर्थवर्म्स जो होते हैं, अर्थवर्म जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो अपने स्किन के ज़रिए से, थ्रू देयर स्किन, तो स्किन के ज़रिए से वो अपने सांस लेते हैं। फिशेस यूज़ देयर स्पेशल ऑर्गन गिल टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप फिशेस की बात करेंगे दोस्तों, तो फिशेस के अंदर अगर आप डॉल्फिन या फिर व्हेल की अगर बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अदर कोई ऐसे फिशेस की बात कर रहे हैं जिसको गिल्स है, तो वो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज़ करने के लिए वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर अगर आप व्हेल की या फिर डॉल्फिन की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, और अपर सरफेस पे उनके बॉडी के नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसे हम ब्लो होल्स कहते हैं। तो जब भी उन्हें सांस लेना होता है तो वो पानी के सरफेस पर आएंगे और वहाँ पर जो सो उस नॉस्ट्रिल के थ्रू या फिर ब्लो होल्स के थ्रू वो सांस लेंगे और फिर वापस से नीचे जाएंगे। तो उनके अंदर लंग्स होते हैं। प्लांट लीव्स टेक इन एयर थ्रू ट्रेनी पोर्स, और जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं इनके अंदर टीनी पोर्स होते हैं, जिसे हम दोस्तों हमने इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। जो बारीक जो पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ये प्लांट्स जो सो अपना ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो वो ट्रैकिया के अंदर ट्रैके के थ्रू जो सो अपना रेस्पिरेशन करता है। अब स्टिमुलाई क्या है दोस्तों, देखिए द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई, दैट इज cockroaches running away from extreme light etc. Plants like mimosa commonly known as touch me not leaves close or fold when someone touches it। यानी कि अगर स्टिमुलाई की हम बात करेंगे दोस्तों तो स्टिमुलाई एक ऐसा समझिए कि जैसे कि कोई कॉकरोच आ गया अचानक से। कॉकरोच यहाँ पर तो कॉकरोच की एक अलग एग्जांपल दे रहा है कि लाइट जो होती है, लाइट को देखकर या रोशनी को देखकर जो सो कॉकरोच अंधेरे में चले जाते हैं या फिर रोशनी से वो भागने लगते हैं। तो ये भी एक टाइप का स्टिमुलाई है, यानी कि हम इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर कोई अलग चीज़ हम शांत बैठे हैं, साइलेंट बैठे हैं और वहाँ पर कोई छिपकली आ जाती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चीख मारते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक टाइप का स्टिमुला है, हम वहाँ पर इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। या फिर कोई हमने ऐसी चीज़ देख ली कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी और हमने कहा वाओ क्या बात है, तो ये क्या है, तो ये भी एक स्टिमुलाई है, हम इसे स्टिमुलाई कहेंगे। प्लांट्स लाइक मिमोसा, अब अगर इसी तरह से प्लांट्स के अंदर में हम बात करते हैं तो जैसे कि मिमोसा प्लांट जो है इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। तो जैसे ही आप इसको छुई मुई का जो प्लांट होता है, यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, तो इसे जैसे ही आप छुएंगे तो इनके जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो अपने आप को सिमेट लेंगे, एक जगह आ जाएंगे और फिर वापस से जो ये अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो ये होता है स्टिमुलाई। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन, यानी कि जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है।
चाहे आप एनिमल्स की बात कीजिए या फिर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कीजिए या फिर आप प्लांट्स की बात कीजिए, सभी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है दोस्तों। उसके बाद रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस, ये क्या है? तो एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग और गिव बर्थ टू दी यंग वंस, यानी कि जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो एक नया अपना क्या कहेंगे, अपनी जनरेशन को इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आते हैं। या फिर ऐसा कहेंगे आप कि कोई जानवर है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एक बच्चा अगर पैदा कर रहा है या फिर इंसान है तो उसे हम कहेंगे रिप्रोड्यूस। अगर इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रो थ्रू सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। तो अगर कोई प्लांट है तो आप अगर उसका सीड लगाएंगे, उसका बीज लगाएंगे, तो वहाँ से एक नया पौधा वहाँ से उगेगा। तो ये क्या है? ये रिप्रोड्यूस है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन भी होते हैं। ये सारा का सारा हमने डिटेल में देखा हुआ है अपने पिछले सेशन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सभी हमने ये डिटेल में देखा हुआ है। तो ये होता है आपका एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस। तो देखिए, वापस से हम अगर अपने क्वेश्चंस पर आएंगे, अपने क्वेश्चन पे अपना सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म का क्या है? अर्थवॉर्म अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या यूज़ कर रहा है? वहाँ पर अर्थवॉर्म यूज़ करता है स्किन। अर्थवॉर्म स्किन यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर आप कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच यहाँ पर ट्रैकिया यूज़ करता है। और डॉल्फिन जो है दोस्तों, डॉल्फिन के पास होते हैं लंग्स। इसी तरह से स्नेल के पास होते हैं गिल्स। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ए का सेकंड, और बी का है थर्ड, सी का है 4 और डी का है 1, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये रहेगा 1। तो देखिए, बाकी के 3 ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमें अपना राइट आंसर वहाँ पर मिल गया है। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं कि केंचुआ जिसे हम कहते हैं, तो वो अपने देखिए ए का यहाँ पर क्या आ रहा है? ए का स्किन, हाँ ये वाला। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो अपने स्किन से, उसकी जो स्किन होती है, जो चमड़ी जो होती है, तो वो अपनी स्किन से वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। इसी तरह से कॉकरोच की बात करते हैं तो ट्रैकियल सिस्टम, और डॉल्फिन की बात करेंगे तो लंग्स, और स्नेल की बात करते हैं अगर हम तो वो होता है गिल्स के थ्रू। तो ये उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।